हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ब्रिटिश काल में किस तरीके से यूरोपीय स्थापत्य कला का विकास हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में अभी आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर का विकास हुआ, उसके बाद फिर मुग़ल काल में किस तरीके से हुआ, फिर उनके जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके टाइम पे किस तरीके से हुआ, और उसके बाद फिर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जब ब्रिटिश यूरोपीय कंपनियां या फिर और भी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी वो जब भारत में आने लगी थी तो उन्होंने किस तरीके से चित्रकला का विकास किया उसके बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब ये यूरोपीय कंपनियां भारत में अपना विस्तार करने लगी थी तो उन्होंने भारत की जो स्थापत्य कला है उसके विकास में किस तरीके से योगदान दिया था, उसके बारे में मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री, इसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स के भी वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर तो भारत में यूरोपीय स्थापत्य का प्रचार यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ मध्यकाल से ही हमें दिखाई देने लगता है। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मध्यकाल में अकबर के टाइम से या फिर हम लोग कह सकते हैं जहांगीर और औरंगजेब के टाइम पर कितनी सारी जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में आकर अपना व्यापार करने लगी थी। इसके बारे में हम लोगों ने जब मुग़ल काल पढ़ा था उसमें भी हमने बताया था कि किस तरीके से मुग़लों के यूरोपीय कंपनियों के साथ व्यापारिक संबंध देखने को मिलते थे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मध्यकाल में ही जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में अपना विस्तार या फिर हम लोग कह सकते हैं व्यापार करने लगी थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें मुख्यतः अंग्रेज़ों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में यूरोपीय स्थापत्य के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी, जैसे कि पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंग्रेज़ हुआ करते थे उनके जो नियंत्रण वाले क्षेत्र हुआ करते थे उनमें हमें ज़्यादातर यूरोपीय स्थापत्य के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बाद में फिर यूरोपीय कंपनियों में जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं उनमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ही भारत में रह जाती है एक शक्तिशाली हम लोग कह सकते हैं कंपनी के रूप में, या फिर शक्तिशाली उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया था। तो इस तरीके से उनके काल में ही हमें सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास होता हुआ दिखाई देता है। तो अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली में भी वास्को डी गामा आया था। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि वास्को डी गामा किस ईयर में भारत आया था। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से स्थापत्य कला का विकास भारत में किया था। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। पुर्तगालियों का सबसे पहले एरिया कौन कौन सा था, हम उसके बारे में बात करें अगर तो पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव तथा उसके आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ पर हमें उनका शासन देखने को मिलता था। इसीलिए वहीं पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो स्थापत्य कला है उसका विकास किया होगा। तो इन एरिया में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बहुत सारे व्यापारिक केंद्र खोले, प्रशासनिक कार्यालय बनाए, इसके अलावा धार्मिक स्थल इत्यादि का निर्माण इन्होंने किया था। अब जैसे कि ये लोग व्यापारिक कंपनियां हुआ करती थी तो इसीलिए इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र खोले, बहुत सी जगह अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। तो इसीलिए इन्होंने कंपनी बनाना या फिर जो भी व्यापारिक केंद्र बनाए उससे इन्होंने इमारतें बनाई होंगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने स्थापत्य कला में योगदान दिया होगा। अब जब ये भारत में अपना व्यापार कर रहे हैं
और भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, तो फिर इन्हें कुछ प्रशासनिक कार्यालय भी बनाने होंगे, इसीलिए इन्होंने उनका भी निर्माण किया था। और उसके बाद फिर धार्मिक स्थल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अब जब ये भारत में रहने लगे हैं तो कुछ ये अपने धर्म का भी फॉलो करते होंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ धार्मिक स्थलों का भी निर्माण करवाया था। अगर हम लोग इनमें सबसे ज़्यादा बात करें, पुर्तगालियों के स्थापत्य के सबसे ज़्यादा साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें गोवा, दमन और दीव से प्राप्त होते हैं। अब अगर हम लोग पुर्तगाली स्थापत्य की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें, क्योंकि इन्होंने जो भी स्थापत्य कला का विकास किया था उनकी विशेषताएं बाकी यूरोपीय कंपनियों की विशेषताओं से अलग हो सकती हैं, इसीलिए अब सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लोग जो स्थापत्य कला का निर्माण करवाते थे, उनमें ये लोग लकड़ी और ईंटों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये अपनी इमारतों में सीढ़ियाँ भी बनवाते थे। इसके अलावा दरवाजे और खिड़कियों में लकड़ियों का प्रयोग करते थे, यानी कि जो दरवाजे बनाए जाते थे वो ज़्यादातर लकड़ी के बनाए जाते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, प्रायः दरवाजे के साथ ही लकड़ियों का भी निर्माण होता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर खिड़कियाँ आएगा, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। दरवाजे के साथ ही ये लोग खिड़कियों का भी निर्माण करवाया करते थे। इसके अलावा ढलवा छत हुआ करती थी और मीनारों का भी निर्माण होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमें पुर्तगालियों की जो स्थापत्य कला थी उसमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग पुर्तगालियों के बारे में याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनकी जो ये कला थी, यानी कि अभी जो मैंने ये सारी विशेषताएं बताई, इनकी ये जो कला थी इसे आइबेरियन शैली भी कहा जाता है। यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा जो भारत में स्थापत्य कला का विकास किया गया था उसे ही आइबेरियन शैली कहा जाता है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इन्होंने 1619 में गोवा में सेंट कैथेड्रल चर्च बनाया था, जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाए गए स्थापत्य का एक प्रमुख एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेंट कैथेड्रल चर्च है जो कि गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा 1619 में बनाया गया था। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें कि फ्रांसीसियों के द्वारा किस तरीके से स्थापत्य कला का विकास किया गया था, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी मैं ये अभी बता रही हूँ, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी कंपनीज़ क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं एक वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को मराठा साम्राज्य के बारे में भी करवाया था। उसके बाद फिर मैंने उसी वीडियो में बताया था कि जो भी यूरोपीय कंपनियाँ थीं या फिर कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियाँ थीं जो भारत में आने लगी थीं। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये यूरोपीय कंपनियों के बारे में भी एक आइडिया हो जाएगा। तो अभी हम लोग इनके स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अब फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापत्य कला का विकास किस तरीके से किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रांसीसियों का एरिया कौन कौन सा हुआ था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पौंडीचेरी, यनम, माहे, चंद्रनगर, ये वाले जो एरिया हुआ करते थे वो फ्रांसीसियों के अंतर्गत आते थे। इसीलिए इन्हीं क्षेत्रों से हमें फ्रांसीसियों के स्थापत्य कला के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। यहाँ भी इन्होंने अपने व्यापारिक, इसके अलावा प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक इमारतों के निर्माण पर बल दिया। यानी कि जो भी यूरोपीय कंपनियाँ हैं, स्टार्टिंग में जब वो भारत आई थी तो उनका प्रमुख उद्देश्य भारत में व्यापार करना होता था, इसीलिए इन सब ने व्यापारिक केंद्र तो स्थापित किए ही थे। इसके अलावा अब जब वो व्यापार कर रही हैं, इसके अलावा और भी प्रशासनिक गतिविधियाँ कर रही हैं, तो उन्हें प्रशासनिक कार्यालयों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उनका भी निर्माण इन्होंने भी करवाया। इसके अलावा अब ये लोग भारत में रहने लगे थे, तो इसीलिए इन्होंने रहने के लिए जगह या फिर हम लोग कह सकते हैं मकान या फिर जो भी इन्होंने महल वहल बनवाए होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने आवासीय स्थलों का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने भी अपने धर्म पर थोड़ा ध्यान दिया था, इसीलिए इन्होंने भी धार्मिक इमारतों का निर्माण करवाया था। पौंडीचेरी में नियमित तरीके से मकानों का निर्माण किया गया है। एक तरफ हम लोग अगर
अगर बात करें तो फ्रांसीसियों के रहने की जगह थी, तो दूसरी तरफ आम लोगों के रहने के लिए। इसके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी जब भारत आए थे तो वो किस तरीके से नस्लीय भेदभाव की नीति अपनाते थे। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती थी, वो भी एकदम नियमित या फिर हम लोग कह सकते हैं क्रम में उन्होंने अपने रहने के लिए, यानी कि फ्रांसीसी जो लोग हुआ करते थे या फिर फ्रांसीसी जो व्यापारी हुआ करते थे, उनके रहनों के लिए उन्होंने ऊंचे ऊंचे मकान या फिर हम लोग कह सकते हैं इमारतें बनवाई थी। तो दूसरी तरफ हमें उनके पीछे ही गरीब या फिर हम लोग कह सकते हैं आम लोगों के रहने के लिए झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसका आप लोगों ने एनसीईआरटी में, हिस्ट्री की एनसीईआरटी है 8th क्लास की, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। उसमें प्रॉपर इमेज भी दिखाई है कि किस तरीके से एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो दूसरी तरफ आम लोगों की झोगी झुपड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हम लोग बात करें फ्रांसीसियों ने जो भी स्थापत्य कला का विकास भारत में किया था, उनके एग्जाम्पल के बारे में, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च है जिसका निर्माण फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में किया गया था। तो इस तरीके से आप लोग फ्रांसीसियों के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिटिश स्थापत्य के बारे में। अब इसमें ब्रिटिश स्थापत्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाएगी, और फिर बाद में जब 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार भारत में शासन करने लगती है, तो उनके द्वारा भी किस तरीके से स्थापत्य कला का विकास भारत में किया गया, उन दोनों ही के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो अब हम लोग एक एक करके ब्रिटिश स्थापत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, भारत में ब्रिटिश स्थापत्य का विकास हमें कई चरणों में देखने को मिलता है। यानी कि अभी जो मैंने आप लोगों को 2 यूरोपीय कंपनियां कराई, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, ये जैसा कि आप लोगों को पता होगा ज़्यादा शक्तिशाली यूरोपीय कंपनियां नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उन दोनों को ही पराजित करके एक प्रमुख शक्ति बन जाती है। तो बाद में फिर हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का ही भारत में शासन देखने को मिलता था। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास भी हमें ब्रिटिश जो सरकार है उसके टाइम पर, या फिर हम लोग कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों के टाइम पर देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग जैसा कि मैंने अभी बताया, ब्रिटिश स्थापत्य जो है इसका विकास हमें कई चरणों में होता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्यापारिक चरण के बारे में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब भारत आई थी तो उसका उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना होता था। वो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। तो इसीलिए व्यापार के टाइम पर उन्होंने किस तरीके से स्थापत्य कला का विकास किया, हम लोग उसके बारे में अगर बात करें तो व्यापारिक चरण में ही कोलकाता, मुंबई, मद्रास की किलेबंदी भी कंपनी के द्वारा की गई थी। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया, वो जो दोनों यूरोपीय कंपनियां थी उन्होंने भी अपने व्यापार के लिए भारत में व्यापारिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, इसके अलावा आवासीय और धार्मिक स्थलों का भी निर्माण कराया। तो इन सब का भी निर्माण ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी करवाया था। इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इन सब की इन्होंने किलेबंदी करवाई थी। तो वो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी की पहचान एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बनी। इस चरण में स्थापत्य के क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी प्रशासनिक दायित्व से बचने की कोशिश कर रही थी। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1757 में जब प्लासी की लड़ाई होती है, तो उससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, वो भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आने लगी थी। लेकिन इस टाइम भी जो उनकी जो प्रमुख मंशा हुआ करती थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनकी जो असली मंशा हुआ करती थी, वो भारत में केवल व्यापार करने की ही हुआ करती थी। वो भारत में भारत के राजस्व या फिर भारत के जो धन हुआ करता था उसी से व्यापार करके ब्रिटेन भेजना चाहते थे। तो ये उनकी प्रमुख मंशा हुआ करती थी। इसीलिए वो ज़्यादातर प्रशासनिक दायित्व से बचने की कोशिश करते रहते थे। यानी कि उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो सिर्फ व्यापार करना था। इसीलिए स्टार्टिंग में, या फिर हम लोग कह सकते हैं
18वीं सदी तक वो सिर्फ़ अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही स्थापत्य जो है उसका निर्माण करवाया करते थे। लेकिन फिर बाद में जब दूसरा चरण शुरू होता है तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इन्हें अब ये प्रमुख भारत में एक प्रमुख शक्ति बनती जा रही थी, ये अपने साम्राज्य का विस्तार भी करने लगे थे। तो फिर इन्हें प्रशासनिक जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करने के लिए भी बहुत सारी प्रशासनिक कार्यालय या फिर हम लोग कह सकते हैं स्थापत्य के विकास करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो इसीलिए जो दूसरा चरण है उसे प्रशासनिक चरण कहा जाता है, क्योंकि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक बहुत बड़ी हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हो चुकी थी। तो इसीलिए अब वो शासन भी करने लगी थी या फिर हम लोग कह सकते हैं अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगी थी। तो अब उन्हें प्रशासन को संभालने की भी ज़रूरत पड़ रही थी। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो व्यापार पर ही ध्यान दें, इससे काम नहीं चलने वाला था। इसीलिए उन्होंने प्रशासनिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए भी कई तरीके की स्थापत्यों का निर्माण करवाया। इस चरण में हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का प्रशासनिक दायित्व बढ़ता जा रहा था। इस अवधि में स्कूलों की स्थापना तथा प्रशासनिक कार्यालयों की भी स्थापना की गई। यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्कूलों और प्रशासनिक कार्यालयों की भी स्थापना पर ध्यान देने लगी थी। इसके बाद जो तीसरा चरण होता है उसे आर्थिक चरण कहा गया। इस चरण में प्रशासनिक कार्यालय व चर्च के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा रेलवे स्टेशन, उच्च न्यायालय इत्यादि का भी निर्माण होता हुआ हमें दिखाई देने लगता है। क्योंकि अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरे तरीके से भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। अब वो भारत में ही रहने लगे थे। तो इसीलिए ब्रिटेन की जो बहुत सारी नीतियाँ हुआ करती थी या फिर हम लोग कह सकते हैं जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, इन्हें अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसीलिए उन्होंने भारत में भी उन सब चीज़ों का विकास करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने स्कूल भी बनाए, कॉलेज भी बनाए, पोस्ट ऑफिस का भी विकास करवाया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, उच्च न्यायालय, इन सब के निर्माण का श्रेय भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाता है। तो इस तरीके से ये हमें आर्थिक या फिर हम लोग कह सकते हैं इसे तकनीकी चरण भी, क्योंकि अब ये लोग तकनीक जो है उस पर फोकस करने लगे थे। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इन इमारतों के निर्माण में, यानी कि ये वाली जो इमारतें जो हमें आर्थिक चरण के बाद देखने को मिलती हैं, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, उच्च न्यायालय, इन सब के अगर हम लोग निर्माण के बारे में बात करें तो इनमें लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। इसे मजबूती प्रदान करने के लिए सीमेंट और स्टील का भी उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो इमारतें हुआ करती थी वो किस तरीके से बनाई जाती थी। अब हम लोग इनकी कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो ये जो इमारतें हुआ करती थी वो अपेक्षाकृत विशाल संरचना की हुआ करती थी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती थी। इसके अलावा इनमें प्रवेश द्वार के ऊपर ही खिड़कियां भी बनाई जाती थी और बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती थी। इसके अलावा इनके जो मेहराब होते थे वो भी नुकीले बनाए जाते थे और मीनारों का भी प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा इनकी जो छतें होती थी वो भी ढलवा छतें हुआ करती थी। तो ये कुछ विशेषताएं आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो स्थापत्य कला का विकास किया गया था उसे किस शैली का नाम दिया जाता है, तो इन इमारतों के निर्माण को इंडो गॉथिक शैली का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य के साथ साथ विक्टोरियन शैली भी दिखाई देती है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने मुग़ल काल में या फिर हम लोग कह सकते हैं जो सल्तनत काल था उसमें जो स्थापत्य कला का विकास हुआ था उसे हम लोगों ने इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहा था। लेकिन अब यहाँ पर विक्टोरियन शैली यानी कि जो अंग्रेज़ हैं उनके जो स्थापत्य कला की विशेषताएँ थी वो भी इसमें शामिल होने लगी थी, इसीलिए इसे एक अलग नाम दे दिया गया जिसे इंडो गॉथिक शैली कहा गया है। तो इस शैली में किस किस की विशेषताएं होती थी, इसमें हिंदू स्थापत्य की भी विशेषताएं होती थी, इसके अलावा इस्लामिक स्थापत्य की भी विशेषताएं होती थी। इसके अलावा विक्टोरियन शैली यानी कि जो अंग्रेज़ों या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थापत्य की शैली हुआ करती थी उसकी भी विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग इंडो गॉथिक शैली के बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें जो
चौथा या फिर इनका जो प्रमुख चरण था स्थापत्य कला के विकास में, वो कब आया था? वो था दिल्ली को राजधानी बनाए जाने के बाद का चरण। यानी कि जब इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था, तो उसके बाद इन्होंने स्थापत्य कला का काफ़ी सारा विकास किया। तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने क्या क्या किया था, तो स्थापत्य निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन दिल्ली को राजधानी बनाए जाने के साथ तथा उसके पश्चात दिखाई पड़ता है। इन लोगों ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था। ये आप लोग याद रखिएगा, ये मैं मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ। इसके अलावा इन्होंने 1911 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया, 1927 में संसद भवन बनवाया। इसके अलावा 1929 में राष्ट्रपति भवन, 1931 में दिल्ली में इंडिया गेट व इसी अवधि में दिल्ली में कैनॉट पैलेस नामक बाजार और उच्चतम न्यायालय का भी निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर मैंने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली में इंडिया गेट के बारे में बात की, तो इन दोनों का ही निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है और दिल्ली में इंडिया गेट है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये जितनी भी जो प्रमुख इमारतें हैं जो प्रेजेंट टाइम में भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, इनका निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा ही कराया गया था। तो इन्होंने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, इसके अलावा संसद भवन यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है वो भी हमें अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनवाया हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमें अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनवाया हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कोलकाता का विक्टोरियल मेमोरियल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया गेट है और ये गेटवे ऑफ इंडिया है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। इंडिया गेट दिल्ली में है और ये गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है और ये आप राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं। तो इन सब का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा ही कराया गया था। इसके अलावा दिल्ली में जो कैनॉट पैलेस है उसका भी निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा कराया गया था। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, दिल्ली के इमारतों के निर्माण की योजना लुटियन एवं बेकर नामक वास्तुविद ने बनाई थी। इसीलिए दिल्ली की जो इमारतें हैं या फिर दिल्ली का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसे लुटियन शैली का स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यानी लुटियन शैली का स्थापत्य कला भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो लुटियन और बेकर नामक वास्तुविद के द्वारा बनाई गया था। इसके अलावा अगर हम लोग इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो इनमें क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी, तो इनमें अपेक्षाकृत और व्यापक संरचना, यानी कि अब और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी जो संरचना है या फिर बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा गोलाकार संरचना, इसके अलावा भारतीय मोटिव का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा था। यानी कि ये अब ये लोग भारतीय मोटिव को भी ध्यान में रखकर इमारतों का निर्माण करने लगे थे। इसके अलावा इनकी जो छत हुआ करती थी वो गुंबद जैसी आकृति का प्रयोग करके बनाई जाती थी, जैसा कि आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। ये छत पर गुंबद बनाया गया है, ये यहाँ पर भी बना है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हुआ करती थी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में स्थापत्य कला का विकास किया गया था, उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया, ये इंडिया गेट है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है और ये राष्ट्रपति भवन है। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम बस यहीं रखते हैं। आज का जो हमारा वीडियो था वो मध्यकालीन भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो था। अब मैं आप लोगों को कुछ टाइम बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसकी भी शुरुआत करवाऊंगी। तो आज के वीडियो तक हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हिस्ट्री से जुड़े इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।